अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैगजिम्स ऑफ इक्विटी। ये इक्विटी के जो लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं, इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम जो है आज एक मैगजिम देखेंगे इक्विटी का। इसके अंदर वैसे बेसिकली 12 मैगजिम्स हैं। कोशिश करेंगे सारे के सारे मैगजिम्स को एक एक करके रिवाइंड करते रहें, रिमेम्बराइज करते रहें। अब जब एक पेपर आता है लॉ ऑफ इक्विटी का, तो लॉ ऑफ इक्विटी के अंदर दो पोर्शंस होते हैं पेपर के अंदर। एक पोर्शन होता है इक्विटी और एक पोर्शन होता है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब जो पोर्शन लॉ ऑफ इक्विटी का होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो यही क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन द मैगजिम्स ऑफ इक्विटी या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो डेफिनेटली हम जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जान चुके हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इट मीन्स कि इक्विटी की शुरुआत कहाँ से हुई। अब अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी क्या है ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझ चुके हैं, कानून ने मसावात। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है क्या देखेंगे, हम सिंपली देखेंगे किस चीज़ को, कि मैगजिम ऑफ इक्विटी। कौन सा मैगजिम? उबी जस इबी रेमेडियम। अब उबी जस इबी रेमेडियम ये इस सूरत में भी पेपर के अंदर आ सकता है कि वो डिफाइंड उबी जस इबी रेमेडियम, या फिर ये इंग्लिश टर्म के अंदर भी आ सकता है कि इक्विटी विल नॉट सफ़र अ रॉन्ग विदाउट रेमेडी, जो कि इसकी एक्चुअल मीनिंग है। तो ये जो है दोनों कंडीशंस में पेपर के अंदर आ सकता है। अब बेसिकली एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया आपका कि डिफाइन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इक्विटी। दूसरे जो 12 मैगजिम्स हैं उसमें से कोई भी मैगजिम आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजिम है उबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसकी एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो इक्विटी है, कानूनी मसावात जो है, वो सफ़र नहीं करेगा किसी भी रॉन्ग को बिना किसी रेमेडी के। अब इसकी मीनिंग अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर हमने ये सीखा, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। या फिर हमने ये भी सीखा कि वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज रेमेडी अवेल। इट मीन्स कि जहाँ पर किसी का राइट इन्फ्रिज होगा, जहाँ पर कोई राइट जो है वो पामाल होगा, वहाँ पर रेमेडी है हमारे पास। या फिर जहाँ कोई रॉन्ग होता है वहाँ पर भी हमारे पास रेमेडी है। इट मीन्स कि जहाँ पर किसी इंसान का हक है, कोई राइट है, तो वहाँ पर रेमेडी है, और अगर कहीं रॉन्ग हुआ है तो वहाँ भी रेमेडी है हमारे पास। इन सिंपल वर्ड, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया, तो अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसके ओरिजिन को समझने के लिए आप एक केस लॉ लिखें। ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एशबे वर्सेस वाइट का केस लॉ है। एशबे वर्सेस वाइट। अब इस केस लॉ के अंदर क्या होता है, इस केस लॉ को आप समझें, इस केस लॉ को आप थोड़ा गौर से समझें। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखें। इस केस लॉ में एशबे क्या है? एशबे एक वोटर है। एशबे क्या है? एशबे एक वोटर है, और हमारा जो वाइट है वो है एक इलेक्शन ऑफिसर। अब जो इलेक्शन है वो है फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान, ठीक है। अब एशबे का जो झुकाव है, इट मीन्स कि जो वोट कास्ट करना चाहता है वो ए को कास्ट करना चाहता है। अब जो वाइट है इलेक्शन ऑफिसर, वो चाहता है कि बी जीत जाए। इट मीन्स कि उसका झुकाव किसकी तरफ है? बी की तरफ। तो भाई एशबे क्या करता है? एशबे जो है वाइट, क्या मिस्टर वाइट क्या करते हैं? मिस्टर वाइट एशबे को कहते हैं कि भाई आप वोट कास्ट करने के लिए एबिल नहीं है, या XYZ बहुत सारी कंडीशंस उसको बताते हैं कि भाई आप वोट कास्ट नहीं कर सकते, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एशबे वोट कास्ट नहीं करता। किस वजह से? मिस्टर वाइट की वजह से। तो वोट कास्ट ना करने की वजह से भी मिस्टर ए जो है वो जीत जाते हैं, विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके एक वोट की ना होने की वजह से भी मिस्टर ए जो है बी से इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर क्या होता है कि फिर जो है इक्विटी हमें क्या कहती है? इक्विटी हमें कहती है, इक्विटी जो है, इक्विटी कहती है कि भले ही इन्होंने इनको वोट नहीं दिया, इट मीन्स कि एशबे ने वोट ना देने की वजह से भी ए जीत गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेमेडी अवेल है कि अगर एशबे वोट कास्ट नहीं कर सके इनकी वजह से, तो यहाँ पर इक्विटी विल
अवेल हिम रेमेडी। तो इक्विटी जो है उनको रेमेडी फराम करेगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉ ऑफ टोर्ट है, लॉ ऑफ टोर्ट का आगाज़ भी यहीं से हुआ, लॉ ऑफ टोर्ट का आगाज़ भी यहीं से हुआ, ठीक है। और हमारे पास एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इंजूरिया सैम डेमनम। आपने अक्सर सुना होगा इंजूरिया सैम डेमनम। इंजूरिया सैम डेमनम, तो इसका आगाज़ भी यहीं से। इसकी मीनिंग क्या है? इंजरी विदाउट डैमेज, सॉरी। तो कहने का मकसद ये है कि इस लैटिन टर्म का आगाज़ भी यहीं से होता है और लॉ ऑफ टोर्ट का आगाज़ भी यहीं से होता है। फर्दर अगर हम चलें कि जो ओरिजिन के इम्पोर्टेंस ऑफ मैगज़ीन की तरफ, कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से शुरू हुई। इसकी अगर इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस शुरू हुई कौन से टाइम से? कोर्ट ऑफ चांसलर। जो कोर्ट ऑफ चांसलर थी वहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस शुरू हुई। अब अगर इसके हम कंडीशन की बात करें कि इसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो इसकी कंडीशंस अगर हम बात करें तो जो इक्विटी है, लॉ ऑफ इक्विटी, तो लॉ ऑफ इक्विटी हमें ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स ने किसी को खुद ही माफ़ कर दिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैं खुद ही सुलह कर लेता हूँ, खुद ही जो है उसको माफ़ कर देता हूँ, तो फर्दर आगे चल के मैं जो है उसके खिलाफ़ कोई रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। इस तो इक्विटी कहता है इफ़ अ पार्टी हैज़ डिस्ट्रॉयड और वेव्ड ऑफ हिज राइट हिमसेल्फ। क्या कहता है? इफ़ अ पार्टी हैज़ वेव्ड ऑफ हिज राइट himself, so there is no remedy। इट मीन्स के वहाँ रेमेडी इसको नहीं मिलेगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इट विल नॉट अप्लाई ऑन मॉरल इन्फ्रिंगमेंट। इट विल नॉट अप्लाई ऑन मॉरल इन्फ्रिंगमेंट। अब ये मॉरल इन्फ्रिंगमेंट क्या है? मॉरल इन्फ्रिंगमेंट मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें किसी गरीब को खाना खिलाना या कोई भी नेकी का काम करना, ये हमारी मॉरल लाइफ है। इट मीन्स कि अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो ठीक, अगर हम नहीं खिलाते तो हमारे ऊपर जो है कोई बाउंडनेस नहीं है, इस्लामिक वे से नहीं, हम यहाँ पर लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ की नज़र में वो एक हमारी मॉरल लाइफ है, वो इट मीन्स के इखलाकन हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर हम नहीं खिलाते और ना खिलाने की वजह से वो मर जाता है, सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई जो है लॉ हमारे को एप्लीकेबल नहीं करेगा कि भाई ये चीज़ आप जो है आपके ऊपर फ़र्ज़ थी तो आपने नहीं खिलाया तो आप इसकी रेमेडी दें। तो ये कहता है कि ये जो है मॉरल इन्फ्रिंगमेंट्स पर अप्लाई नहीं होगी। अब आते हैं लिमिटेशंस पर कि इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी के अंदर। नॉट एप्लीकेबल फॉर मॉरल राइट, नॉट एप्लीकेबल फॉर मॉरल राइट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं होगा। थर्डली कि वेयर प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज गिल्टी, जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉमन लॉ कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ कॉमन लॉ कोर्ट। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जहाँ पर कॉमन लॉ में अगर कोई भी कमी होगी तो वहाँ पर लॉ ऑफ इक्विटी एप्लीकेबल होगा। जुरिस्डिक्शन जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, कॉमन लॉ इट मीन्स के कॉमन लॉ में कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ भी लॉ ऑफ इक्विटी अवेल करता है।
और फर्दर अगर हम देखें तो इफ़ प्लेंटिफ हैज़ वेव्ड ऑफ हिज राइट, जहां पर प्लेंटिफ ने खुद ही अपने राइट को वेव्ड ऑफ कर दिया हो। फर्दर अगर हम देखें कि इसकी क्या जो है पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भी इसकी पोजीशन है जिस तरीके से हमारे पास एक लॉ मौजूद है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमने ये चीज़ कल स्टडी की कि अगर इसकी हम पोजीशन को पढ़ें, पोजीशन इन पाकिस्तान, हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है रिसीविंग अ कॉन्ट्रैक्ट डिप्राइविंग, और थर्ड हमारे पास है वो है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेक्शन 31 से 34 तक ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये तीन चीज़ें हैं कहाँ, और ये लॉ हमारे पास जो एक है मौजूद पाकिस्तान के अंदर वो है हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 31 से 34 तक, और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और जो है स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस, ये भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि आज हमने देखा मैक्सिमम ऑफ इक्विटी, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, जिसकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या थी, एक्चुअल मीनिंग। अच्छा, पेपर के अंदर आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है, पहले आपने इंट्रोडक्शन बताना है, फिर ओरिजिन, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सिम, फिर उसकी कंडीशन, फिर उसकी लिमिटेशन के कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होगा, फिर पोजीशन इन पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या पोजीशन है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू डेट्स।